जी, लास्ट लेक्चर में हमने री इंजीनियरिंग की बेसिक्स देखी थी कुछ, कि री इंजीनियरिंग क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, या री इंजीनियरिंग का प्रोसेस क्या है। कि री इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है, एक सॉफ्टवेयर को री इंजीनियर करना हो तो किन स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा, वो हमने एक डायग्राम की सूरत में देखा था कि ये वो स्टेप्स हैं जिनके थ्रू एक री इंजीनियरिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने कुछ चेंजेस के हवाले से देखना कि चेंजेस किस तरह की होती हैं। डेफिनेटली जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को रीडिजाइन करेंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे, री इंजीनियरिंग करेंगे तो चेंजेस आएंगी। चेंज करेंगे तो रीस्ट्रक्चर होगा ना, री इंजीनियर होगा। तो वो चेंजेस जो हैं वो किस किस तरह की हो सकती हैं, क्या टाइप्स हैं उनकी, और इसके अलावा री इंजीनियरिंग की स्ट्रेटजीज कौन सी हैं कि अगर आपने एक किसी भी एप्लीकेशन को री इंजीनियर करना है तो किन किन स्ट्रेटजीज से आपको गुजरना पड़ेगा, ये स्ट्रेटजीज कौन सी हैं। सबसे पहले चेंजेस देख लेते हैं जी, कि चेंजेस जो हैं जो आप सॉफ्टवेयर के अंदर लाएंगे या आपको लानी पड़ेंगी, वो किस तरह की हो सकती है। The life of your software does not end when it finally launches. जब सॉफ्टवेयर आप डिप्लॉय कर देते हैं तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट है या उसकी अपग्रेडेशन या उसका जो बेहतरी का अमल है वो रुक गया है। अब बेशक आपने सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर दिया है, कंप्लीट हो गया, क्लाइंट के पास चला गया, तो आपका काम खत्म हो गया। अब डेफिनेटली जब आप डिप्लॉय कर देते हैं सॉफ्टवेयर को तो नॉर्मल रूटीन ये है कि आप उस सॉफ्टवेयर को छोड़ के किसी और प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर आपने उसको डिप्लॉय कर दिया, किसी और प्रोजेक्ट पे स्टार्ट कर दिया काम, तो उस सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट है या अपग्रेडेशन है रुक गई है। क्या उसकी अपग्रेडेशन बाद में होती है, किसी को पता है? और उसको क्या कहते हैं हम? कोई बंदा जानता है कि जब सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हो जाए तो उसके बाद क्या सॉफ्टवेयर फर्दर फिर भी अपग्रेड होता है या होता रहता है? सर अगर कोई बग आ जाए तो फिर तो होगा ही। बग आ जाए तो फिर तो डेफिनेटली फिर तो वो फिर तो आप एरर फिक्स कर रहे हैं ना, वो तो मजबूरी है, वो तो करना ही पड़ेगा। सर लेकिन अगर उसको रिमूव करने के दौरान ही हमें कोई अगर अपग्रेडेशन करनी पड़ती है तो वो तो फिर होगी। होगी, क्या कहते हैं इसको? सर यहाँ फिर वर्जन ऐसा भी हो अपग्रेड हो सकता रहा है, अगर जो यूजर यूज कर रहा है वो अगर उसको कोई मतलब उसके अंदर चीज एडिशनल चाहिए हो वो हमें कह दे तो फिर भी हम उसके अंदर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? और कई दफ़ा अपडेट करें तो वो एरर आते हैं ना, तो एरर को सोल्व करने के लिए फिर और भी फीचर्स ऐड करते हैं। मुनीब, एरर जो है वो नॉर्मली डिप्लॉय करने तक आते हैं, ठीक है। और इसीलिए आप टेस्टिंग का प्रोसेस से गुजरते हैं, टेस्टिंग अच्छे तरीके से करते हैं, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग और बहुत सारी और भी टेस्टिंग के प्रोसेस है या टेक्निक्स हैं। लेकिन हम एरर की बात नहीं कर रहे, हम अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो डिप्लॉय होने के बाद क्या अपग्रेड होता है, अगर होता है तो उसको क्या कहते हैं? फिर उसका नया वर्जन आ जाता है, वो इस तरह से उसको कहते हैं। डिप्लॉयमेंट के बाद एक फेज होता है मेंटेनेंस, ये क्या चीज है? सर कि वो जो उसकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है वो मेंटेन हो रही है या नहीं। क्वालिटी मेंटेन हो रही कि नहीं हो। और कोई बंदा? क्या उसकी क्वालिटी मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है तो हम चेक कर लेंगे ना, कि फॉर एग्जांपल जो परफॉर्मेंस उसकी डे 1 पे थी क्या सॉफ्टवेयर उसी तरीके से ही परफॉर्म कर रहा है। तो ये तो हो गया जस्ट उसका, उसको चेक करने का या एनालाइज करने का या उसको असेस करने का प्रोसेस, ये उसकी ट्रैकिंग हम कह सकते हैं। मेंटेनेंस में क्या क्या होता है? मेरा ख्याल है कि इससे पहले जो लेक्चर्स हमने पढ़े हैं उनमें मेंटेनेंस के बारे में पढ़ा है आपने। SDLC बड़े अच्छे तरीके से आपने पढ़ी होगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। फिर डिफरेंट मॉडल्स भी पढ़े हैं आपने, कि वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल, ये वो डिफरेंट तरह के मॉडल्स।
तो इनमें से अक्सर में मेंटेनेंस का जिक्र आता है। यस सर। मेंटेनेंस में क्या क्या होता है, कोई आइडिया है कि इस स्टेज पे होता क्या है? नो सर। यार मुनीब क्या हो गया? सर भूला हुआ है। यार ये कॉन्सेप्ट तो नहीं भूलने चाहिए मुनीब साहब, माजरत के साथ। अगर इस तरह की बेसिक चीजों को तुम नहीं सर, माजरत नहीं इंटरव्यू करनी से चाहिए। पहले रिवाइज करके जाओगे तो तुम तो जनाब, तुम्हें तो फिर 1.5 महीना चाहिए इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। सर मेंटेनेंस जो होती है ना, मेंटेनेंस में हम जो है ना, उसको अगर हम कोई चेंजिंग कर रहे हैं कोई सॉफ्टवेयर वगैरह में, या उसके अंदर हम उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए कोई मतलब हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, तो सर वो मेंटेनेंस ही होती है। जी ऑब्वियसली ये चीज इस स्लाइड के अंदर भी मेंशन है, अगर आप इसको ही थोड़ा सा गौर से देख लें तो इसमें भी चीजें मेंशन है। मेंटेनेंस के अंदर 2 अहम काम होते हैं जी। एक सबसे पहले तो एरर फिक्सिंग, कि अगर खुदा ना खास्ता कोई एरर आ जाए, जो शुरू में आपने कहा था अभी, कि एक तो कोई प्रॉब्लम आ जाए तो डेफिनेटली आप उसको मेंटेन करेंगे, उसको ठीक करेंगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। दूसरी चीज ये, आप डेफिनेटली जब आप उसको एरर को फिक्स करेंगे तो सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस आएंगी, ये तय है। चेंज करेंगे तो मसला हल होगा ना। कोई कोड को चेंज करेंगे, फ्रंट एंड को चेंज करेंगे, बैक एंड पे डेटाबेस के अंदर को चेंज करेंगे, आर्किटेक्चर डिजाइन के अंदर को चेंज करेंगे, तो चेंज आएगी तो जो सॉफ्टवेयर है वो मेंटेन होगा या उसकी मेंटेनेंस होगी। ये तो है आपके पार्ट पे या आपके एंड पे कि जनाब आपकी किसी गलती की वजह से प्रॉब्लम रह गई, एरर रह गया। अब जब आपने डिप्लॉय कर दिया सॉफ्टवेयर तो तब बाद में पता चला कि ओहो, ये तो एंड यूजर कह रहा है जनाब ये क्या, ये रिपोर्ट तो मैंने जो कही थी ये तो उसकी तो फॉर एग्जांपल जो उसकी आउटपुट है मैंने ऐसे कही थी आपको कि रिपोर्ट क्या शो करे, ये तो कुछ और ही दिखा रही है। तो इसका मतलब ये तो फॉल्ट आपके एंड पे है, ये बग है, ये जो चीज है। तो अब बग्स को मेंटेन करेंगे फिर ठीक करेंगे। लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट की तरफ से आ सकती हैं कि जनाब हमारा मिसाल के तौर पे पहले जब हमने आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट दी थी तब हमारा सिस्टम कुछ इस तरह का था, अब हमारा बिजनेस जो है एक्सपेंड कर गया है, तो हम चाह रहे हैं कि यार जो 3-4 कंपोनेंट आपने बनाए थे ये एक मजीद एक और कंपोनेंट भी ऐड कर दें। आपको पता है कि जैसे छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें आमतौर पे एचआर का डिपार्टमेंट नहीं होता, और एचआर का डिपार्टमेंट जो है जिसमें वो डिपार्टमेंट जो कि एम्प्लॉयज़ की अपॉइंटमेंट्स करता है या उनकी प्रमोशंस का सिलसिला करता है या उनकी ट्रेनिंग अगर करनी है तो ऐसे काम जो है ये एचआर वाले करते हैं। और ये जो बड़ी इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे अलग से एचआर का डिपार्टमेंट बनता है, अदरवाइज छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन ये डिपार्टमेंट नहीं बनाती। तो अगर बिजनेस एक्सपेंड कर गया और उस बिजनेसमैन ने कहा कि यार मैं एचआर डिपार्टमेंट भी बना रहा हूं, तो वो कहेगा जनाब ऑलरेडी जो आपने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था हमारा उसके अंदर एक और कंपोनेंट ऐड कर दें एचआर सिस्टम का। ठीक है। तो ये भी मेंटेनेंस है कि आप उसको अपग्रेड कर रहे हैं सिस्टम को, उसके अंदर और फीचर डाल रहे हैं। डेफिनेटली जब और फीचर डालेंगे तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर है या उसका डिजाइन है उसके अंदर चेंजेस आएंगी, मॉडिफिकेशंस आएंगी फिर। ठीक है। तो आमतौर पे ये जो चेंजेस का काम है ये दौरान डेवलपमेंट भी होता है और डिप्लॉय करने के बाद भी होता है। जब हम दौरान डेवलपमेंट ये काम करेंगे तो हम इसको चेंज मैनेजमेंट कहते हैं, और जब डिप्लॉय करने के बाद है तो इसको मेंटेनेंस कहते हैं। इन टाइप चेंजेस की टाइप्स क्या हैं जी, वो यहाँ पे मेंशन है सामने। 4 तरह की चेंजेस जो हैं सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। एक है करेक्टिव, अडप्टिव, परफेक्टिव और प्रिवेंटिव। ये भी हम देखते हैं कि ये चेंजेस क्या हैं। करेक्टिव चेंजेस क्या हैं जी? करेक्टिव चेंजेस मोस्ट कॉमनली रेफर टू एज बग्स। ये जो चेंजेस हैं ये आमतौर पे जैसे मैंने कहा कि जब आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया या डिजाइन किया उसके अंदर उसकी वर्किंग के हवाले से उसके फीचर जो फंक्शनल या नॉन फंक्शनल फीचर्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कोई कमी रह गई तो ये चीज बग कहलाती है। आपने 2 जमा 2 करना था उसका जवाब 4 की बजाय 5 आ रहा है तो ये बग है। ठीक है। ये लॉजिकल एरर है। सिंटैक्स एरर भी हो सकता है कि जनाब आप कहीं किसी लिंक पे क्लिक कर दें, लिंक पे क्लिक करेंगे मिसाल के तौर पे कॉन्टैक्ट अस का लिंक है, आपने उस पर क्लिक किया तो पेज खुल गया फॉर एग्जांपल अबाउट अस का, तो ये भी एरर है। तो एरर्स जो हैं वो बहुत तरह के हो सकते हैं, वो आपकी किसी मिस्टेक की वजह से नॉर्मली रहते हैं, डेवलपर की एंड पे होते हैं ये। ठीक है।
बग्स इज द मोस्ट टिपिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद मेंटेनेंस वर्क। आमतौर पे जो बग्स हैं ये सबसे ज्यादा इसकी हवाले से चेंजेस आती हैं कि जो अभी मैंने कुछ एग्जांपल दी कि करना कुछ और था, आ कुछ और रहा है। ठीक हो गया। आपको पता है कि आमतौर पे हमारे जो कंपाइलर या इस तरह के जो प्रोग्राम्स हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, वो आमतौर पे हमारे सिंटैक्स एरर को आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके अंदर आइडेंटिफाई सिंटैक्स का एरर है। मिसाल के तौर पे आपको पता है सी या सी प्लस प्लस के अंदर जो स्टेटमेंट है उसके एंड पे सेमीकोलन लगता है। अगर आप उसको हटा दें, ना लिखें, तो सॉफ्टवेयर रन नहीं होगा, वो फौरन आपको बताएगा जनाब सेमीकोलन मिसिंग है, क्योंकि सिंटैक्स एरर है। लेकिन दूसरी तरह का एक और भी एरर होता है, किसी को पता है? एक सिंटैक्स एरर्स हैं और दूसरे एक और तरह के एरर भी होते हैं। सर लॉजिकल एरर्स। जी बिल्कुल। ये हसीब, ये कौन से एरर्स हैं? सर कौन से लॉजिकल एरर? सर वो जैसे अभी आपने बताया कि अगर हम 2+2 कर रहे हैं तो वो 4 आना चाहिए, लेकिन वो 5 आ रहा है, तो ये लॉजिकल एरर है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि इस तरह के एरर जो है, ये एरर तो है, ये बग है, लेकिन इस तरह के एरर आपका एडिटर या आपका कंपाइलर आइडेंटिफाई नहीं करके देगा आपको। उसको क्या गर्ज इस चीज से? वो तो यही समझेगा कि आपने जहाँ पे 2+2 दरमियान में प्लस का ऑपरेटर आपने यूज करना था, आपने गलती से वहां पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यूज कर लिया, तो कंपाइलर को इस चीज की कोई गर्ज नहीं है। वो तो यही समझेगा कि जनाब आपने मल्टीप्लिकेशन ही करनी थी, यहाँ पे वो आपने सही की है। वो इस तरह की चीजों को आइडेंटिफाई नहीं करता। तो इस तरह के काम जो है वो फिर टेस्टिंग के दौरान सामने आते हैं। जब आप उसकी आउटपुट चेक करते हैं, जब किसी भी प्रोसेस को देखते हैं, जनाब ये फीचर इंप्लीमेंट हो गया कि प्लस का साइन के बाद अगर इक्वल दबाएं तो क्या प्लस ही हो रहा है, कहीं खुदा न खासा मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रही, तो ये बग्स हैं। और इस तरह के मोस्टली जो करेक्टिव चेंजेस हैं, इनके अंदर बग्स जो हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं और ठीक होते हैं। दूसरी टाइप है जी अडेप्टिव चेंज। अडेप्टिव चेंज इज ट्रिगर्ड बाय चेंजेस इन द एनवायरनमेंट योर सॉफ्टवेयर लिव्स इन। जिस एनवायरनमेंट के अंदर आपका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, चल रहा है, उसके हवाले से या उसकी वजह से अगर आप कुछ चेंजेस करें सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो अडेप्टिव चेंजेस कहलाती हैं। मिसाल के तौर पे एन अडेप्टिव चेंज कैन बी ट्रिगर्ड बाय चेंजेस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज एंड इवन ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस रूल्स एंड पॉलिसीज। बाज़ आपको उस एनवायरनमेंट, क्योंकि हमने ये फर्स्ट लेक्चर में शायद देखा था, एनवायरनमेंट सेटिंग की बात हुई थी काफ़ी डिटेल से कि किसी सॉफ्टवेयर का एनवायरनमेंट सेट करना क्या होता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट सेट का मतलब हमने ये देखा था कि अगर आपको सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कोई सेटिंग्स, कोई थर्ड पार्टी, कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपने। जी, हम अडेप्टिव चेंज की बात कर रहे थे और इसके हवाले से हमने इनिशियल लेक्चर के दौरान हमने एनवायरनमेंट सेटिंग की बात की थी कि एक सॉफ्टवेयर का एनवायरनमेंट सेट करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, और हमने देखा था कि इस सेंस में फिर आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स हो सकती हैं, हार्डवेयर की हो सकती हैं, ताकि उस सिस्टम के कंपेटिबल एनवायरनमेंट बनाया जा सके जिसके अंदर उसने एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, तो एन पॉसिबल है कि आपको सॉफ्टवेयर को रनिंग फॉर्मेट में लाने के लिए कोई ना कोई एनवायरनमेंट के अंदर चेंज करनी पड़े, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना पड़े कि ऑलरेडी क्लाइंट की साइड पे मिसाल के तौर पे 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, लेकिन आपके सॉफ्टवेयर को चलने के लिए 64 बिट चाहिए, तो ऑब्वियसली आप पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करेंगे ताकि उसका एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो जाए, वो सॉफ्टवेयर जो है वो उस एनवायरनमेंट के अंदर रन हो सके। इसी तरीके से और भी फर्दर एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं कि ऑलरेडी को आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उनको अपग्रेड करना या अपडेट करना या ऐसी किसी भी चीज के हवाले से कुछ चेंज जो कि आपके सॉफ्टवेयर को बेसिकली सपोर्ट करती हो, ताकि आपका सॉफ्टवेयर उसके अंदर एग्जीक्यूट हो सके, चल सके या इवन इंस्टॉल हो सके। ये जो चेंजेस हैं ये अडेप्टिव चेंजेस कहलाती हैं। अब इसमें इस चेंज में आप सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, ये सॉफ्टवेयर को नहीं छेड़ रहे, बल्कि उससे जो रेलेवेंट चीजें हैं उनको चेंज या अपग्रेड कर रहे हैं ताकि सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। इसके अलावा थर्ड टाइप है जी चेंज की परफेक्टिव चेंज। परफेक्टिव चेंजेस रेफर्स टू द एवोल्यूशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड फीचर्स इन योर एग्जिस्टिंग सिस्टम्स। इसके अंदर जो आपके सिस्टम की एग्जिस्टिंग जो फीचर्स हैं उनको आप मजीद मॉडिफाई करते हैं, बेहतर बनाते हैं, परफेक्ट बनाते हैं, जो कि परफेक्टिव चेंजेस कहलाती हैं। As your software gets exposed to user, they will think of different ways to expand the system or suggest new features.
that they would like to see as part of the system or software. इसमें अगर आप देखें तो इसमें कुछ मेंटेनेंस टाइप की बात हो रही है जिसमें अपग्रेडेशन हो रही है कि जो यूजर है या क्लाइंट समटाइम आपको कुछ नई चीजें डिफाइन करता है या सजेस्ट करता है कि जनाब ये चीजें भी होनी चाहिए ताकि उनका सॉफ्टवेयर पहले से मजीद बेहतर हो जाए या बेहतर परफॉर्म करे, ठीक है, which in turn can become future enhancement to the system. Perfective changes also includes removing features from a system that are not effective and functional to the goal of the system. Sometimes ये भी हो सकता है कि जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है उनके अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस करनी पड़े कि कुछ एग्जिस्टिंग फीचर को निकालना पड़े ताकि वो सॉफ्टवेयर बेहतर सॉफ्टवेयर बन जाए। नई फीचर ऐड करने से ही सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं बनता, बल्कि अगर एग्जिस्टिंग कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं कि जिनको निकालने से भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बेहतर हो सकती है। क्या ख्याल है, कोई ऐसा कोई एस्पेक्ट ज़हन में है या एग्जांपल? कोई बंदा ऐसी एग्जांपल दे सकता है? किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर नए फीचर ऐड करने से तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा, उसकी परफॉर्मेंस इनहैंस होगी, लेकिन क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर से हम कुछ निकाल दें फिर उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो? सर कुछ ऐसी चीज अगर उसका कोई मतलब फंक्शन ना हो, वो ऐसे ही ऐड हुई हो, तो उसको अगर निकाल लें तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ये तो फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या उसको निकालने से सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी? सर डिपेंड करता है वो चीज के हम निकाल किसको रहे हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या तो फौरी तौर पे कोई एग्जांपल, कोई ऐसी कोई चीज ज़हन में आ रही है? सर हो सकता है सर, अगर फॉर एग्जांपल अरे ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। नहीं, मुश्किल क्वेश्चन है, और मैं ये भी बता दूं कि ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। सर आप क्वेश्चन करते हैं हम सब चुप हो जाते हैं। नहीं, चुप क्यों करते हैं यार तुम? मैं ये चाहता हूँ सर कि आप खुद ही समझ। आप फौरन जरा सोचें और देखें कि यार ये कैसे पॉसिबल है। सर अब इतना तो ना डराएं आप। ये डरा क्या रहा हूं मैं? मैंने कहा कि जनाब क्या आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, वो कोई परफॉर्म कर रहा है, चल रहा है, अच्छा भला चल रहा है, लेकिन क्या ऐसा उसका कोई एस्पेक्ट हो सकता है, कोई ऐसा एरिया जिसको अगर रिमूव करें तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए? सर जब बच्चा खासा चल रहा है तो फिर रिमूव क्यों करना है? चलने दे जैसे चलता है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको ऐसी कोई एग्जांपल दें कि सर अगर ये चीज हम निकाल दें या ऐसा चेंज अगर आए उस सॉफ्टवेयर के अंदर, ऐसी चेंज आए तो सॉफ्टवेयर जो है वो पहले से भी परफेक्ट हो जाएगा, तभी तो परफेक्टिव चेंज बनेगी ना। सर वैसे एक तरीका है। वो एक उसका तरीका सोर्स पूछ कोड, रहा हूँ मैं। सर उसका सोर्स कोड खोलें, कंट्रोल ए दबा के कंट्रोल एक्स दबा दें, ओके हो जाएगा सारा। अच्छा, ये जब तुम जॉब पे लग जाओगे ना फिर ये काम करके ना मुझे बताना कि सर मैंने आज ये काम किया है, और मैं फिर भी सर मेरी ऐसे जॉब तो चल रही है। क्यों सी, बताओ यार तुम कुछ। सर आप ही बता दें, हम तो चुप हो गए हैं। नहीं यार, हंसी बताएगा कुछ। सर आपने मिला जवाब कर दिया। सर आप देखें ना सर, अगर कोई चीज आप निकाल रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये निकालने से हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा, तो निकाल सकते हैं आप। अब हमें कुछ पता तो नहीं है ना हम कौन सा सॉफ्टवेयर, आप किस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। यार किसी भी सॉफ्टवेयर का फॉर एग्जांपल वर्किंग तो इंटरनल एक जैसी होती है, ई कॉमर्स का सॉफ्टवेयर हो, मेडिकल स्टोर का हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो, उसकी लॉजिक डिफाइन करने का तरीका तो एक ही है ना, सर कोई जो स्क्रिप्ट या सोर्स यूजलेस लिखने चीज का। है, सर कोई यूजलेस चीज है वो, मतलब अगर हम उसको निकाल दें, मतलब वो ऐसी फॉर एग्जांपल अगर वो उसके अंदर है, तो अगर हम उसको रिमूव कर दें तो उसे इफेक्टिवनेस उसकी बढ़ सकती है। हाँ, तो वो मैं पूछ रहा हूँ कि वो कौन सी हो सकती है, कोई एग्जांपल को सोचो। सर वो एग्जांपल
मुनीब बताएगा। मुनीब तो मुश्किल बताएगा। ये लड़कियां आई हैं दो, शायद ये बता दें। सर इनके माइक खराब है। अच्छा, मैसेज कर दें, चैट में मैसेज कर दें, चलो मैं पता तो चल जाए ना कि इन लड़कियों को आइडिया है। सर दो कौन बिल्कुल। सी तो ये शायद मैंने पहले एग्जांपल शुरू में डिस्कस की थी कि मिसाल के तौर पे हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। क्लाइंट ने कहा था कि जनाब मैं ट्रैवल एजेंट हूं, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि जनाब मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर डेली की रिपोर्ट निकलनी चाहिए। कि एक रिपोर्ट जो है वो मैं क्लिक करूं उसके लिंक पे और मुझे बता दे वो रिपोर्ट के जनाब लास्ट डे या आज के दिन में मेरे सिस्टम के थ्रू कितने लोग बाहर ट्रैवल करके गए हैं। होता है ना, ऐसे रिपोर्ट हो सकती है। पर मैंने ये कहा था कि एन पॉसिबल है कि वो जो रिपोर्ट है वो कोई 3 मिनट के अंदर निकल रही है। सिस्टम स्लो है, रिपोर्ट जनरेट हो रही है, बिल्कुल ठीक हो रही है, लेकिन स्लो निकल रही है। जहां पे उसको सेकंड के अंदर निकलना चाहिए वो 2-3 मिनट लगा रही है। तो इसका मतलब है कि हमें कोड के अंदर जाके कुछ चेंज करनी पड़ेगी। सर जो मॉडर्न मेथड्स हैं वो यूज करेंगे ना, वो टाइम बिल्कुल। कम कर देते हैं। क्या क्या? जो मॉडर्न मेथड्स आए हैं, हम्म। मतलब कोई ऐसे फंक्शनैलिटी यूज करेंगे ना जो कि टाइम कम कर सके हमारा। जो पुराने मेथड्स हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं वो तो टाइम बढ़ाते ही हैं, अब जी जो ठीक आजकल है, नए आ रहे हैं नहीं वो बिल्कुल टाइम ऐसे ही कम। है। लेकिन फिर वो मेथड क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल तुम कैसे ये काम करोगे? ये आपने जो है वो डेवलपमेंट भी पढ़ चुके हैं और सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट भी देख चुके हैं आप लोग। तो गूगल गूगल करके देखेंगे क्या करना चाहिए। अगर तो एक काम जो है वो 1 सेकंड में होने वाला है और 3 मिनट में हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो पीछे उसकी लॉजिक डिफाइन की गई है उसमें कोई गैर जरूरी चीजें हैं। वो गैर जरूरी चीजों में एक चीज हो सकती है कि इम्प्रॉपर यूज ऑफ मेमोरी। क्योंकि आपको पता है कि प्रोसेसिंग तब होती है जब डाटा, जब आपका वेरिएबल तमाम चीजें मेमोरी के अंदर मौजूद हो। तो ऐसे ही है, मेमोरी में डाटा है तो जमा तफरीक होगा, वरना नहीं होगा। अगर आपने मिसाल के तौर पे एक आपका काम जो है वो 2 वेरिएबल से चल सकता है और आपने उसके लिए 10 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, और जहां पे एक इंटीजर से काम चल सकता है वहां आपने डबल डिक्लेयर किए हुए हैं, तो इसका मतलब आप खाम खाम मेमोरी को कंज्यूम कर रहे हैं। मेमोरी ज्यादा कंज्यूम हो रही है तो आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। आपको भी पता है, ये जनरल डेली लाइफ में हम करते हैं कि जब हमारा सिस्टम स्लो हो तो हम आमतौर पर उसकी रैम 2 GB से 4 GB कर लेते हैं कि यार हमारा सिस्टम एफिशिएंट हो जाए, और हो भी जाता है। तो इसका मतलब यह है कि एक सॉफ्टवेयर अगर मेमोरी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है अपनी जरूरत से तो सिस्टम स्लो हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस स्लो होगी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसको क्रिटिकली देखें कि जनाब ये कोड क्या रहा है, डाटा कैसे फ्लो हो रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, क्या हमने खाम खा उसके अंदर कोई लॉजिक तो नहीं डिफाइन की हुई, तो एन पॉसिबल है कि 10 की बजाय हमारा काम जो है वो 2 वेरिएबल से भी हो जाए। ऐसे ही है ना, जैसे आपको सिंपल पता है कि हम अगर आपने 2 वेरिएबल की वैल्यू स्वैप करनी हो आपस में तो आप कैसे करते हैं? सी के अंदर कोई बंदा बताएगा? हेलो। भाई मुश्किल ही आ रहा है। यार खुदा का खौफ करो, मुनीब क्या हो गया तुम लोगों को? ये भी मैं तुम्हें पहले बता दूं कि सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और ये ऐसे ही मैंने अपलोड करना है। अरे तो मैंने कौन सी ऐसी बात कर दी। तो हर बात का for example, इतना सिंपल मैंने क्वेश्चन किया और तुम कह रहे हो कि सर ये क्या मुश्किल सवाल कर लिया। कभी सी में आपने 2 वेरिएबल्स की वैल्यू आपस में स्वैप की, चेंज की, कि एक एक यस। इंटीजर ए है उसमें 5 पड़ा हुआ है, इंटीजर बी है उसमें 7 पड़ा हुआ है, तो 7 यस जो ए सर में चला जाए 5 बी में चला जाए। यस सर की हुई हैं। कैसे करते थे, कोई याद है? सर वो टेम्प लगा के। बताओ ना, टेम्प लगा के क्या मतलब? अरे वो याद करना पड़ेगा कैसे करते थे। यार अस्तगफिरुल्लाह। सबीला तुम बताओ।
सर एक वैल्यू को टेम्प में स्टोर करते थे और फिर टेम्प उसके क्या चीज बाद है? सर टेम्परेरी कोई भी वेरिएबल अच्छा, उसमें उसको स्टोर करके उसकी वैल्यू उसमें असाइन करते थे और ए की वैल्यू बी को दे देते थे। फॉर एग्जांपल सर बी की वैल्यू को टेम्परेरी में स्टोर किया तो ए की वैल्यू को बी में स्टोर कर दिया है, तो फिर टेम्प की वैल्यू को ए में स्टोर करके उसको स्वैप कर देते। वेरी गुड। इतनी बात थी सारी कि आप सर दो मैंने भी तो यही वेरिएबल बताया। की वैल्यू को अगर, हाँ मनीप को याद आ गया? सर मैंने भी आपको यही कहा था। तुमने टेम्प कहा था, मैंने कहा टेम्प क्या है, टेम्प का मतलब लॉजिक बताओ क्या थी, तुमने कहा जी वो नहीं याद मुझे, तो तुक्के ना लगाओ। ठीक है सर। अब सिंपल सी बात है कि एक उसने दो वेरिएबल की वैल्यू स्वैप स्वैप करनी है, उसने एक और वेरिएबल ले लिया, ए की वैल्यू उस टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर रखी, वो खाली हो गया, बी की उस ए के अंदर रखी और टेम्परेरी को वापस उसमें बी में रखा, तो जनाब वैल्यू स्वैप हो गई। अब आपने क्या किया, एक सिंपल सा आपको एक टास्क आपने करना था, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने इस कॉन्सेप्ट को लिया कि आपने एक टास्क परफॉर्म किया था, करना था, और इसके लिए आपने 3 वेरिएबल यूज किए इस लॉजिक को डिफाइन करने के लिए। ठीक हो गया। अगर किसी आप इंटेलिजेंट बंदे को जो कि डेवलपर हो, ठीक है, जो कि पॉइंटर्स को समझता हो या मेमोरी मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से समझता हो, तो उसको अगर आप कहेंगे तो आप वो ये काम बगैर किसी तीसरे वेरिएबल के भी कर देगा। आइडिया है? यस सर। तो इसका मतलब है कि ये वो लॉजिक थी कि जो आपने 3 वेरिएबल के मदद से की हुई थी, लेकिन जब आप उसको खत्म कर देंगे, एक वेरिएबल को खत्म कर देंगे, तो इसका मतलब आपने फॉर एग्जांपल आपने इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए थे, तो इसका मतलब अगर आपने सी वेरिएबल या टेम्प वेरिएबल नहीं लिया, उसके बगैर काम चला लिया, तो इसका मतलब आपने 2 बाइट जो है वो मेमोरी के ज़ाया नहीं किए, मेमोरी बच गई। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि उसकी प्रोसेसिंग कम हो गई सिस्टम की। जब प्रोसेसिंग कम से कम करनी पड़ेगी तो रिजल्ट जल्दी जनरेट होगा। क्या ख्याल है? रिजल्ट जनरेट होगा, जल्दी जनरेट होगा, तो आपका सिस्टम एफिशिएंट हो जाएगा। अब आपने क्या किया कि जनाब आपको टेक्निक पता थी, 3 वेरिएबल यूज हुए थे, आपने क्या किया, बगैर टेम्प के वो वैल्यू आपस में स्वैप कर दी, तो आपका सिस्टम डेफिनेटली जो है वो एफिशिएंट हो जाएगा। ये तो थी सिंपल एग्जांपल। अब आपने क्या किया, रिमूव किया कुछ उसमें से, ऐड नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि समटाइम आप सिस्टम को ऑलरेडी जो वर्किंग है उसको मजीद परफेक्ट या बेहतर बनाने के लिए भी कुछ चेंजेस करते हैं, तो वो चेंजेस जो हैं वो परफेक्टिव चेंजेस कहलाती हैं। ठीक हो गया। सरप्राइजिंगली 50 to 55% ऑफ मोस्ट मेंटेनेंस वर्क इज एट्रिब्यूटेड टू परफेक्टिव चेंजेस। आमतौर पे एटलीस्ट जितने भी मेंटेनेंस का काम आता है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का, उनमें से हाफ पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मोस्टली उस सिस्टम को परफेक्ट बनाने के लिए यूज होती हैं, या क्लाइंट की डिमांड आती है जनाब ये सिस्टम कर दें, डिप्लॉय होने के बाद इसको ऐसे ही कर दें, इसको ऐसे कर दें, तो वो आमतौर पे उस सिस्टम की बेहतरी के लिए सजेशंस होती हैं, एरर्स के लिए नहीं होती। 50% एरर या बग्स को रिमूव करने के लिए चेंजेस आती हैं और 50% परफेक्ट बनाने के लिए। हाँ मास, कैसे हो, किधर से आए हो? सर वो लेट हो गया था अभी हम। अच्छा, वो एसडीए वाली क्लास में तो नहीं बैठे रहे, खाली क्लास में? कौन सी क्लास में? एसडीए की। नहीं सर, अच्छा, इसमें ही था। मैंने कहा गलती अभी से भी आया मतलब। उधर ना वेट करते रहो मेरा। नहीं सर आप, हाँ आपका वेट तो आपको पता है, आपका वेट करने के लिए दिए जलाए में मैंने। अच्छा जी, चौथी टाइप थी जी परफेक्टिव प्रिवेंटिव चेंज। preventive changes refer to changes made to increase the understanding and maintainability of your software in the long run। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सॉफ्टवेयर जो है जिस तरह से पहले दिन परफॉर्म कर रहा था 2 साल बाद उसकी परफॉर्मेंस में फर्क आ जाए? ऐसे हो सकता है? ये कोई मोटरसाइकिल तो नहीं है कि मोटरसाइकिल का इंजन आपको पता है कि जैसे चलने के बाद आस्ता आस्ता पुर्जे घिस जाते हैं, या उनकी जो फॉर एग्जांपल लाइफ है वो कम पड़ जाती है किसी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, बहुत सारे एनवायरनमेंट की वजह से। तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये काम होता है? सारा के डेटाबेस में ज्यादा डाटा आ जाएगा तो फिर तो भाई एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये एक एस्पेक्ट हो सकता है कि हम अगर डाटा का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है, जो कि वक्त के साथ साथ करता है, तो फिर ये चीज जो है उस सिस्टम की परफॉर्मेंस पे असरअंदाज हो सकती है। तो Yes, sir. इस मुनीब इसका हल है कोई?
सर हाल ही या पुराना डाटा खत्म कर दें? खत्म कर दें कैसे? डिलीट कर दें? सर वो एक नॉर्मलाइजेशन भी तो होती है। ये तुम क्या कह रहे हो? नॉर्मलाइजेशन का इस चीज के साथ क्या ताल्लुक? सर होगा कहीं ना कहीं, पढ़ी है नहीं तो हो होगा। गया, अभी तुक्के ना लगाओ कि नॉर्मलाइजेशन कर दें। नॉर्मलाइजेशन तो डेटाबेस जब हम बनाते हैं तब पहले परफॉर्म करते हैं ये प्रोसेस। सर फिर कोई और चीज होगी। वो जो चीज होगी वो मैं पूछ रहा हूँ। सर मेरा भी यही ख्याल है, कोई और चीज होगी, मुनीब सही कह रहा है। मनीप टाइम जाया कर रहा है, बोंगियां मार रहा है। वो चीज क्या होगी मैं वो पूछ रहा हूँ। सर वो चीज यही होगी, डेटाबेस डिलीट कर देंगे, दोबारा नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे यार तुम लोग वैसे। चलो मैं चुप ही ठीक हूँ वैसे। सर वैसे बात तो सही है, वो कंपनी सर रिन्यू आप करते इससे हैं। जवाब छोड़ें, आप इससे दोबारा ना सवाल पूछें। सवाल ये था कि जनाब एक इसने ही सवाल जो है, सवाल इसका ही क्रिएट किया हुआ है। मैंने ये पूछा था कि क्या वक्त के साथ साथ सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है? तो इसने कहा जी हाँ जी हो सकती है। ये एक रीजन है कि जनाब डेटाबेस के अंदर अगर डाटा का वॉल्यूम ज्यादा हो गया है तो फिर उसको रिट्रीव करने में डेफिनेटली जो क्वेरी है वो डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करेगी तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब सॉफ्टवेयर की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाएगी। तो मैंने कहा जी फिर इसका हल क्या है, इस मसले को कैसे हल करेंगे? आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, कल को टीम लीडर होंगे, तो क्लाइंट जो है वो आ जाएगा आपके पास कि जनाब सॉफ्टवेयर जो आपने बना के दिया था पहले 1 साल तो बड़ा बेहतरीन चलता रहा है, आप बटन पे क्लिक कर दो जनाब घंटे बाद रिपोर्ट निकल रही है। अच्छा, तो लड़ाई यहाँ से शुरू हुई है। तो इसका हल क्या है फिर? सर हाल यही है सर कि मेंटेनेंस ही है। वो मेंटेनेंस जो है वो कुछ चीज है ना, वो चीज मेंटेनेंस तो एक जनरल वर्ड है। यस सर। वो जो मेंटेनेंस के अंदर जो चीज आपने करनी है वो चीज क्या है? हर चीज वो एक्स्ट्रा टॉपिंग वाली चीज नहीं। सर महंगी है वो वैसे। तुम सस्ती वाली बताओ, जो ये चीज है ये बताओ। सर वैसे आपको सर अभी तक वो तो पता उससे नहीं, भी मुनीब भी महंगी है। बहुत बड़ी चीज है। हाँ लेकिन वो जो चीज है ना वो बस कहानी सुनाने वाली चीज है ये। सर वो कोड के अंदर जो वो डाटा होता है ना, उसको डिलीट कर देते हैं। मेंटेनेंस में जो चीज है वो ये है, मतलब जो एक्स्ट्रा डाटा आ जाता है ना, सर मैं बताता हूँ, मुझे याद आया। हाँ उसको सबको डिलीट करते रहते हैं, सर जो एक ना वेस्ट होता है। हम लिमिट रखते हैं एक टाइम की कि साल बाद जो है ना पिछला डाटा सारा डिलीट हो जाएगा। यार खुदा का खौफ करो, एक कंपनी है मिसाल के तौर पे जैसे कोई सर मल्टीनेशनल मैं कंपनीज आपको है एच ऐसी, एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसी कंपनीज में आपको पता है कि जो कि लिखा होता है कि सिंस 1876 लिखा होता है ना कंपनियों पे कि जनाब वो इतने यस सर। 100 साल पहले से चल रही है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जिसके पास पिछला को 70 साल का डाटा पड़ा हुआ है उसके डाटाबेस के अंदर, तो वो क्या करेंगे जनाब, सिस्टम स्लो हो गया तो पिछले 30-35 साल का डिलीट कर देंगे ताकि जो है सर हम वो सर डाटा वो की सॉफ्टवेयर बात सिस्टम नहीं कर रहे, सर वो हम कह सिस्टम रहे हैं उस जो हिसाब से बनाते हैं ना। बेसफुल डाटा होता है ना। मुनीब क्या हाल बताया मुझे दोबारा बताओ। सर मैं कह रहा हूँ वो सर मैं सिस्टम उस कह रहा हिसाब हूँ से बनाते हैं, उस वेस्टफुल कैपेबिलिटी डाटा वाला जो सिस्टम होता है ना। बनाते हैं। कंफ्लिक्ट कर गई बात, आपकी समझ नहीं आई। सर मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम ना वो जरा हैवी सा बनाते हैं कि हमारा आगे कोई 100-200 साल तक गुजर जाए। इसका आपका कहने का सिस्टम में मतलब है, डायनासोर है। अच्छा एक सेकंड माज, एक सेकंड, मुनीब के कहने की जो मुझे समझ आई है कि जनाब वो उस डाटे को नहीं छेड़ते, वो अपना जो सिस्टम है जो फ्रंट एंड पे है उसको और बेहतर बना लेते हैं, एफिशिएंट बना लेते हैं ताकि सिस्टम सही चले। ऐसे है मुनीब? यस सर, अच्छे अच्छे सर्वर्स रख लेते हैं ताकि वो स्पीड ठीक है, उनकी कम ना हो। अच्छा ये भी ठीक है जी कि जो सर ये एलजीओ में जो सर एलजीओ में जो कैमरे नहीं लगे, इनकी 30 दिन बाद वीडियोस डिलीट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। अच्छा एक हाल तो बताया जी मुनीब ने कि रिसोर्सेज जो हैं उनको आप इनहेंस कर लें, अच्छी स्पेसिफिकेशन के सिस्टम है वो यूज कर लें। जी माज तुम्हारे पास क्या हाल है? ये सर ये तो इसने ठीक बताया, लेकिन ये ना हमने पहले पिछले क्लासों में कहीं पढ़ा था कि मतलब मेंटेनेंस के प्रोसेस में यही होता है
जो वेस्टफुल डाटा होता है ना उसको डिलीट कर देते हैं ताकि जो सिस्टम की स्पीड है वो तेज होती है। यार डेटाबेस के अंदर तो मास डाटा वही होगा जो काम का है, उसमें गैर जरूरी डाटा कौन सा हो सकता है? डेटाबेस वाला डाटा नहीं, जब कोई भी प्रोग्राम रन होता है ना तो उसके अंदर हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं, मुझे तो मिसाल भी नहीं आती। चलो इसका मैं बताता हूँ जवाब। वो समटाइम होता है कि जैसे टेम्परेरी फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं सिस्टम पे, ठीक है, वो बात आती है कुकीज या ऐसा जो चीजें खुद ब खुद क्रिएट होती रहती हैं उनको आप अगर आप प्रॉपर्ली रिमूव करते जाएं साथ साथ तो डिलीट कर दें तो वो सिस्टम आपका बेहतर हो जाता है। बहरहाल जो मैं पूछ रहा था मुनीब की एग्जांपल के बाद कि जनाब अगर डाटे का वॉल्यूम ज्यादा हो जाए तो फिर इस चीज को कैसे मैनेज करेंगे? एक हाल तो ये है कि आप जनाब आपके पास मिसाल के तौर पे 70 सालों का डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप 70 सालों में से क्या करें कि 35 साल का डाटा जो है वो किसी और ड्राइव पे शिफ्ट करके उसको संभाल के रख लें साइड पे, और जो करंट डाटा है 35 साल का वो उसको सिर्फ यूज करते रहें ताकि सिस्टम का वॉल्यूम कम हो जाए और आपकी जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस सही हो जाए। ये हो सकता है, बैकअप रख लेंगे। यस, हो सकता है। लेकिन मुनीब साहब मसला ये है कि जब एक कंपनी चल रही है तो वो जनाब अगर रिपोर्ट निकालना चाहे कि हमारे पास ईयर वाइज मिसाल के तौर पे जो प्रॉफिट है वो कितना आया हर साल, एक समरी एक रिपोर्ट निकलनी चाहिए एक पेज की कि जिसमें लिखा हो कि जनाब 2001 से लेके 2001 2 3 4 5 इस तरह करके ईयर वाइज सिर्फ दो चीजें मुझे बताता जाए कि इस साल में हमारे एक्सपेंडिचर कितने थे और प्रॉफिट कितना आया। तो अगर तो आपने 35 साल का डाटा उठा के डाटाबेस से बाहर निकाल दिया किसी और चीज पे रखा हुआ है तो फिर आप ये रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे? सर 1-2 साल का ही निकालना है ना, तो वो 1-2 साल का होगा सिस्टम। मैं तो पूरी कंपनी की हिस्ट्री कह रहा हूँ सर। हिस्ट्री के लिए उसको भी कनेक्ट कर लेंगे साथ ही, इकट्ठा निकाल वो तो सिस्टम फिर स्लो हो गया फिर। सर वो सिस्टम उस हिसाब से होंगे ना, फिर वो आपको पहले ही कहा था रिसोर्सेज हैवी लगाएंगे वो सारा। किसी ने डाटा वेयर हाउसिंग पढ़ी है? जिन्होंने पढ़ी है वो पता नहीं उनके माइक बंद है। नहीं, अगर तुमने नहीं पढ़ी तो बाकियों ने कहाँ पढ़ी? उन्होंने वही कोर्स पढ़े हैं तुमने पढ़े? उन्होंने बहुत पढ़ा हुआ है, उन्होंने पढ़ने से ज्यादा काम करा हुआ है कि हमारी क्लास में ना बहुत ऐसी पढ़ी हुई है। सर ये मनीब ने तो अपने अब्बू की दुकान संभालनी है इसलिए इसको कुछ नहीं पता। डाटा वेयर हाउसिंग किसी ने खुद से किसी को पता है कि क्या होती है? ये कॉन्सेप्ट क्या है? सर खुद से कैसे पता हो सकता है? हाँ सर खुद से तो नहीं ना पता होती फिर। यार एक बड़ी एक रिनाउंड टेक्निक है डेटाबेस के हवाले से। चलो अगर किसी को शौक है तो वो जरा गूगल करके चेक करे कि ये डाटा वेयर हाउसिंग क्या होती है। वेयर हाउसिंग सर? हाँ जी, डाटा वेयर हाउसिंग। जैसे वेयर हाउस होता है ना, वेयर हाउस क्या होता है भला आम जुबान में? वेयर हाउस क्या चीज है सर? वेयर हाउस मनीब वाशरूम को कहते हैं। अरे ये वाल्टर में फ्लैट में रहता है, ये इसको पता होगा। ये क्या बात है सर वेयर हाउस उस हाउस को कहते हैं जिसमें वेयर हो, जिस बंदे को बंदा वेयर जाए। कर दी ना इसमें छोटी बात। चलो बहरहाल हमारा वो टॉपिक नहीं है। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो देखिएगा कि डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है, क्योंकि ये भाईजान आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो ये आपके काम की बात है। लिंक दे दें उसका। वेयर हाउस आमतौर पे ऐसा कोई स्टोरेज लोकेशन तो नहीं होती, कोई ऐसा कोई बड़ी सारी जगह जहां पे वसी मिकदार में कोई डाटा स्टोर किया, कोई सामान स्टोर किया जाता है? गोदाम। यस सर। सर गोदाम को वेयर हाउस कहेंगे? पता नहीं, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। सर गोदाम को तो स्टोर कहते हैं सर। चलो बहरहाल देखना ये वेयर हाउस या डाटा वेयर हाउस क्या होता है, फिर शायद थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बने। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी से पूछूंगा, मुनीब तुमसे पूछूंगा इंशाल्लाह सर, जिंदगी रही तो आ जाएंगे आपके। सर अटेंडेंस लगा दे। वेयर हाउस से बहुत गहरा ताल्लुक है, ये आपको बता भी नहीं था। अच्छा सर ये माज उछल रहा है, आप इसके जज्बात समझे सर।
खैर हम ये देख रहे थे प्रिवेंटिव चेंजेस, फोर्थ टाइप चेंजेस की। प्रिवेंटिव चेंजेस में कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे लिए जाते हैं, कुछ पेशगी इकदामात, ऐसे इकदामात कि जनाब अगर पहले वो काम कर लिए जाएं तो मसला क्रिएट ही नहीं होता। एक तो ये चीज है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, मसला क्रिएट हो, उसके बाद आप उसका हल करें या उसका जो है हल सोचें या उसको ठीक करें। दूसरी बात ये भी है, उससे अच्छी बात ये है कि आप पहले से ही ऐसे इकदाम करके रखें कि जनाब मसला क्रिएट ही ना हो। जैसे आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं कि जनाब पहले से कोई इकदाम ऐसे कर लें कि जनाब प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो। Preventive changes made to increase the understanding and maintainability of your software. Preventive changes are focused in decreasing the deterioration of your software in the long run. जिसमें अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि समटाइम आप अगर अपने सिस्टम से टेम्परेरी फाइल्स या इस तरह का डाटा जो कि आपको इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, अगर आप उसको साथ साथ डिलीट करते हैं या रिमूव करते जाएं तो आपका सिस्टम एफिशिएंट हो जाता है। ये आपको याद होगा, आपके जो सेल फोन्स हैं उनके अंदर भी क्लीनिंग की एक ऑप्शन होती है, एक छोटी सी यूटिलिटी है। अगर आप उसको रन कर दें तो एक प्रोसेस चलता है और आपसे कहता है कि जनाब वो प्रोसेस चलने के बाद आपसे कहता है जी मैंने इतने MB स्पेस आपकी फ्री कर दी। सर वो जो ऑप्टिमाइजर होता है, ऑप्टिमाइजेशन कह लें, चलो ऑप्टिमाइजर कह लें, तो वो क्या करता है, कैसे कुछ ना कुछ तो प्रोसेस चलाता है ना। आमतौर पे जो उसका आउटपुट आती है ना, वो कहता है जी इस प्रोसेस के जैसे वो चलता है 1 2 3 4 फॉरन वो नंबर चलते हैं और कहता है जनाब मैंने 50 MB आपकी जो है वो फ्री कर दी है। क्या ख्याल है, होता है ना ऐसे? सर वैसे ये ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइज करना, बढ़ाना, एनहांस करना, बेहतर बनाना किस चीज को, धुलाई का साफ तो करना। वो ऑप्टिमाइजर क्या कर रहा है कि ऑप्टिमाइजर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। एक टास्क तो ये हो सकता है कि जो आपकी अवेलेबल स्पेस है वो कम पड़ गई है और ऑप्टिमाइजर उसको बढ़ा देगा कि आप फील करेगा कि ऐसा कोई टेम्परेरी डाटा तो नहीं है गैर जरूरी जो आपके सिस्टम पे खाम का पड़ा हुआ है, आप उसको यूज नहीं कर रहे, तो उसको डिलीट कर देगा और आपसे कहेगा जी 50 MB जो है जो मैंने रिकवर कर लिए या उसको मैंने फॉर एग्जांपल आपके लिए मजीद पैदा कर दिया, तो इसका मतलब उसने आपकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है उसको ऑप्टिमाइज किया। ठीक है। इसके अलावा अगर कहीं कोई वायरस है या ऐसी कोई चीज आपके सिस्टम पे मौजूद है जो आपकी परफॉर्मेंस को स्लो कर रही है, तो वो फौरन कहेगा कि जनाब मैंने वो वायरस उड़ा दिया है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमाइज हो गई। अब स्टोरेज ऑप्टिमाइज कर लें, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कर लें या जो भी आपका उसका पर्पस है, वो ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली उसको चीज को एनहांस करने का प्रोसेस है। ठीक है जी। तो आप ऑप्टिमाइज इसमें भी कर सकते हैं किसी भी सिस्टम को, अपने सिस्टम को एग्जिस्टिंग सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करने के बाद या उसकी जो भी ऑलरेडी आपने टेक्निक्स जो भी अप्लाई की थी उनमें कुछ चेंज ले आए तो आपका सिस्टम जो है वो पहले से बेहतर हो जाएगा। जैसे आपने वो सर्वर वाली एग्जांपल दी है कि जनाब आपका सिस्टम स्लो होने से पहले पहले ही आप अपने सर्वर को अपग्रेड कर लें या अपने सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशन है उसको एनहांस कर लें, तो आपका सिस्टम डाउन होने से पहले पहले ही बेहतर हो जाएगा। प्रिवेंटिव मेजर है। ठीक है जी मनीब। चेंजेस के अलावा दूसरा हमारा टॉपिक है जी री इंजीनियरिंग स्ट्रेटजीज का। री इंजीनियरिंग स्ट्रेटजीज क्या है जी कि आपको पता है कि री इंजीनियरिंग जो है ये एक वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये एक पूरी एक्टिविटी है। जी मनीब कुछ कह रहे हो? सर ये न्यू टॉपिक स्टार्ट कर दिया, उसी का ही एक टॉपिक है, सब टॉपिक। सर रहने दे बाद में पढ़ लेंगे, अभी 2:20 हो गए। क्या 2 क्या हो गए सर? अटेंडेंस लगा दो। अभी तो एक टॉपिक पढ़ा चेंजेस का, सिर्फ 4 टाइप्स पढ़ी हैं उसकी। सर अटेंडेंस लगा दो फिर पढ़ लेते हैं। रहने दें, अटेंडेंस लग जाती है, अटेंडेंस से एक सेकंड में अभी इमेज ले लेता हूं इसका। सर थक गए आज, उसके बाद भागना है किसी ने? सर नहीं थक गए आज, टाइम भी हो गया वैसे। सर वो अब्बास मीटिंग में था और जुबैर के दोनों का मैसेज आया, पता नहीं उनकी लाइट चली गई है। टाइम बड़ा है, टाइम की टेंशन ना लो। मसला है कि जब मैं क्वेश्चन करता हूं तो सारे लोग सो जाते हैं, टाइम पे मुझे जवाब देते जाएं तो जल्दी जल्दी काम हो जाए। नहीं सर आपको टाइम पे जवाब नहीं दे रहे थे। वो कई लोग जवाब ही दे देते हैं ना कि जवाब ही समझे हमारी तरफ। सर जितने जवाब सर जितने जवाब आपको मिल रहे हैं उतने किसी को भी मिलते हैं। अच्छा जी, री इंजीनियरिंग जो है ये जस्ट मेरे ख्याल अब हम किस स्लाइड में हैं, 6 स्लाइड हैं सिर्फ। ये 3 टाइप्स हमने पढ़नी स्ट्रेटजीज, 3 स्ट्रेटजीज। मसला ये है कि जब तक आपको पता ना हो कि आपने इंप्रूव करना क्या है तब तक आप री इंजीनियरिंग नहीं कर सकते।
आपको डेफिनेटली जब आप छोटा सा प्लान करते हैं कहीं जाने का, तो आप फौरन आपके जहन में होता है कि जनाब मेरी डेस्टिनेशन क्या है, और उस डेस्टिनेशन के हिसाब से आप प्लानिंग करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मिसाल के तौर पे मुनीब जो है, मुनीब सोचे कि यार मैंने वो जाना है, स्वात जाना है, तो जल्दी जल्दी अपने साइकिल को टाकी मारनी शुरू कर दे। क्यों मुनीब? सही कह रहे हैं। लोग तो तरसते हैं तो स्वात ले जाने के लिए, आप कैसी बातें कर रहे हैं? डेफिनेटली अगर आपको पता है कि जनाब मैंने स्वात जाना है, मेरी डेस्टिनेशन यहाँ से कितनी दूर है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी कन्वेंस का बंदोबस्त करेंगे। ये नहीं हो सकता कि जनाब उस आप टारगेट को जेहन में रखे बगैर प्लानिंग शुरू कर दें और उसके अमल दरामद शुरू कर दें, और इसके लिए आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब तक आपको ये नहीं पता कि आप री इंजीनियरिंग कर क्यों रहे हैं, अपने टारगेट क्या अचीव करना है, तब तक आप कोई प्लान नहीं कर पाएंगे। आपकी सारी जो एफर्ट है वो वेस्टेज होगी सारी, उसका फायदा कोई नहीं। वो आप एक्स्ट्रा टाइम भी लगाएंगे, पैसा भी लगाएंगे, तो अल्टीमेटली जो आपका टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने टारगेट का सोचा ही कुछ नहीं कि मैंने करना क्या है। ठीक है, और आपको पता है कि जैसे स्वात जाना है, तो स्वात जाने के लिए आपको कोई ऐसी कन्वेंस चाहिए जो कि लंबे सफर के लिए आमतौर पे हम यूज करते हैं, कोई गाड़ी एटलीस्ट। ठीक है, लोग बाइक्स पे निकल जाते हैं, लेकिन चलो कम से कम इसका हल साइकिल नहीं है। ठीक है, या वैसे ही जनाब वो अपनी 2 दिन की रोटी बांध ले, उसके अंदर कपड़े के अंदर उसको सर पे रखे और पैदल ही चल पड़े, और माज से कि माज यार जरा मेरा वेट करना, मैं बस आया शाम तक। ये तो बोंगी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नो योर रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट आपको आइडिया होना चाहिए कि जनाब आपने करना क्या है, व्हाट प्रॉब्लम यू हैव, मसला क्या है, मसला हल क्या करना है। और आपको पता है कि री इंजीनियरिंग वो प्रोसेस है जिसमें आप डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए एक प्रोसेस चलाते हैं, जिसमें ये हो सकता है कि आपने कॉस्ट, ऑलरेडी जो कॉस्ट आपके सॉफ्टवेयर पे आनी है उसको आपने रिड्यूस करना है, जो टाइमलाइन आपने रिड्यूस करी। मिसाल के तौर पे आपने क्लाइंट के साथ कमिटमेंट कर ली कि जनाब सॉफ्टवेयर आपका जो है वो हम 1 माह के अंदर बना देंगे, लेकिन जब आपने प्लान किया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बारे में सोचे, तो आपको आइडिया हो कि नहीं यार ये तो कोई 2 माह लग जाएंगे इस पे। तो इसका मतलब ये है कि आपने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है जो कि 1 माह का काम 2 माह में कर रही है। तो इसका मतलब है ऐसे प्रोसेस को रिवाइज करना पड़ेगा, दोबारा सोचना पड़ेगा, ताकि 2 माह का काम जो है वो 1 माह पे हो सके। अब उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं माज? आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आप टीम लीडर हैं, आपने एक ऐसा प्लान बनाया कि एक सॉफ्टवेयर जो आप बनाने जा रहे हैं वो 2 माह के अंदर बनने वाला है, जबकि क्लाइंट की डिमांड है 1 माह। फिर आप कैसे उस 1 माह 2 माह को 1 माह पे लेके आएंगे? कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताएगा? सर यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे हैं। नहीं सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू बी वो एक ही बात है यार। अभी 2B कहाँ, 8वां सेमेस्टर आ गया, अब काम खत्म हो गया बस। कभी भी जज्बात बदल सकते हैं सर। हाँ सबीला, सर उसकी सारी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे बस। नहीं वो करेंगे, आपने वो करनी है, तो उसके लिए आपके प्लान के मुताबिक 2 माह टाइम लग रहा है, लेकिन क्लाइंट कह रहा है ये चीज मुझे 1 माह के अंदर चाहिए। फिर आप क्या करेंगे? चलो अपनी टीम इनहेंस कर लेंगे मेरे ख्याल से। और सर ज्यादा फोकस उसी पे। जी ज्यादा फोकस। ये आवाज नहीं आई सबीला की। ज्यादा फोकस ये मुझे आवाज नहीं आ रही कि बाकियों को भी आ रही है? सर हमें भी नहीं आ रही, स्लो मोशन में नहीं आ रही सर, बात नहीं आ रही। अच्छा एक चीज तो आपने सर बताई, वो कह रही है कि उनका ज्यादा लोग फोकस जो ज्यादा होगा होंगे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे होगा। कंप्लीट करेंगे तो नॉन फंक्शनल छोड़ देंगे। ये तो नहीं सर, नॉन फंक्शनल कैसे छोड़ सकते हैं सर, ये तो गलत बात है। बिल्कुल ऐसे ही है कि सॉफ्टवेयर, मैंने ये शुरू में भी कहा था, सॉफ्टवेयर आपने बहुत अच्छा बना लिया, सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट कर दी, लेकिन दूसरे दिन सिस्टम हैक हो जाए, आपने सिक्योरिटी का मैकेनिज्म ही कोई नहीं लगाया उसमें।
तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो है वो किसी काम का नहीं। सर हैकर ही सारे हायर कर सर लें मैं जो आपको hacker- यही कह रहा हूँ कि एक तो टीम इनहेंस होगी जी बिल्कुल। और दूसरा ये होगा कि वो जो क्या कहते हैं उसको, जो ज्यादा टाइम देते हैं ना, मतलब जॉब के बाद जो टाइम लगता है उसको क्या ओवर कहते टाइम। हैं, ओवर टाइम वगैरह दे के, तो इस तरह से इसके लिए स्पेशल जो है ना अलग से टीम भी हायर कर सकते हैं आप, फ्रीलांसर्स को हायर कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट को जल्दी करने के लिए ना, तो वो लिंक में होते हैं। और वर्चुअल इसके टीमिंग अलावा हो जो सकती है। क्वालिटी पे, तो आई डोंट थिंक क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा, बट टीम इनहेंसमेंट जो होगा मेजर इनका ठीक बनेगा। है, क्या आप रिसोर्सेज जो हैं मैन पावर उसको इंक्रीज कर लें कि डेवलपर जहां पे आपके पास 5 थे आप 10 कर लें, ठीक है। यस या सर। आप ये नहीं कर सकते तो आप वर्चुअल टीमिंग की तरफ चल जाएं कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, या 5 डेवलपर हमारे हैं तो आप भी आपकी टीम से भी कोई 2-3 बंदे जो हैं वो हमारी टीम के साथ एडअप हो जाएं, वर्चुअली काम। जी हम देख रहे थे कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं, सबसे पहले वो आपको आइडिया हो कि जनाब आप री इंजीनियरिंग का प्रोसेस कर क्यों रहे हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, आपने कॉस्ट डिक्रीज करनी है या अपने टाइम शेड्यूल जो है उसको आपने डिक्रीज इंक्रीज करना है, मसला कहाँ पे है, मसला क्या है जिसको आप ठीक करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जो टारगेट है वो आपको आइडिया हो। दूसरी बात, अब ये काम जो है ये कैसे होगा, सबसे पहले मैप योर करंट रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले देख लें कि जनाब करंट रिक्वायरमेंट क्या थी, नई क्या मॉडिफिकेशन करनी है, उनको आप मैप आउट कर लें। मैप का मतलब उनको कंपेयर कर लें ताकि आपको आइडिया हो कि मॉडिफिकेशंस कितनी के हैं। बेंचमार्क योर करंट प्रोसेस, इसके अलावा ये देख लें कि करंटली आप कहाँ पे खड़े हैं। बेंचमार्क का मतलब ये होता है कि आप अपना जो टारगेट है वो सेट कर लें कि करंटली आप कहाँ पे हैं और आपने करना क्या है। ठीक हो गया। बेंचमार्क में आपको आइडिया होता है कि जनाब आप इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं, इस वक्त आपका क्या लेवल है। और जब आप अपने सिस्टम को री इंजीनियर कर लें तो उसके बाद फिर आप बेंचमार्क वाली पोजीशन और जो अपग्रेडेड पोजीशन है उसको कंपेयर करते हैं कि क्या री इंजीनियरिंग के नतीजे में आपने सिस्टम को इम्प्रूव कर लिया। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि सिस्टम पहले क्या था और अब क्या है, तब तक आप वो डिफरेंस जो है उसको आप मैप आउट नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते। ठीक है, जैसे यही है कि आपने ये चेक करना होगा कि यार 8वें सेमेस्टर में मैंने जीपीए जो है वो पहले की निस्बत ज्यादा लेके लेना है इस दफा, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता कि 7वें में जीपीए क्या आया था, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि 8वें का जीपीए सही है, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब बेंचमार्क जो है वो आपका 7वें सेमेस्टर का जीपीए है। जब आपका 8वें के सेमेस्टर का जीपीए आएगा तो फिर आपको आइडिया होगा कि पहले से ज्यादा है या कम है। टॉक टू एंड यूजर्स एंड एक्सेक्यूटिव्स, इसके अलावा आप री इंजीनियरिंग के लिए जो एंड यूजर है जिसकी रिक्वायरमेंट है एक्चुअली कि आप सिस्टम इनहेंस करें, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाहता है। और आपको पता है कि नॉर्मली क्लाइंट जो है, क्लाइंट और एंड यूजर डिफरेंट होते हैं। जो आपका क्लाइंट है जरूरी नहीं वो आपका एंड यूजर भी हो। क्या ख्याल है जी, पता है ना कि क्लाइंट तो आपका मिसाल के तौर पे किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मालिक है, उसने आपको कहा जी सॉफ्टवेयर बना दें, वो आपका क्लाइंट है। लेकिन जरूरी है कि एंड यूजर भी वही हो। एंड यूजर तो आमतौर पे मिसाल के तौर पे वो बंदा होगा जिसे उस सॉफ्टवेयर को रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, चलाना है। वो कोई क्लर्क हो सकता है, कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर या ऐसी कोई वहां पे एम्प्लॉई होगा, वो बेसिकली उसका एंड यूजर होगा। दूसरी रिक्वायरमेंट, दूसरा जो स्ट्रेटजी है, लिंक योर री इंजीनियरिंग टू अ बिजनेस स्ट्रेटजी। फिर देख लें कि जो प्रोसेस जिस सॉफ्टवेयर को आप री इंजीनियर करने जा रहे हैं क्या वो आपके बिजनेस नीड्स को पूरा कर रहा है। ये ना हो कि आप सॉफ्टवेयर को चेंज करने के बाद एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दें, बना दें या मॉडिफिकेशन कर दें जो कि आपके सिस्टम के साथ कंपेटिबल ही नहीं है। आपका सॉफ्टवेयर जो है वो मिसाल के तौर पर आपकी जो बिजनेस है वो है फॉर एग्जांपल ऑनलाइन रिजर्वेशन के हवाले से, होटलिंग का, ठीक है। और आपने सोचा कि यार इस सॉफ्टवेयर को मैं जरा मॉडिफिकेशन के बाद जरा बेहतर बना दूं, ठीक है, मॉडिफिकेशन कर लें। लेकिन मॉडिफिकेशन करने के बाद ये चेक कर लें कि क्या मॉडिफिकेशन के बाद ये ट्रैवल एजेंट का या होटलिंग का ही सॉफ्टवेयर है ना, कोई ऐसे फीचर तो नहीं आपने ऐड कर दिए जो कि उस ट्रैवलिंग के या होटलिंग के रेलिवेंट ही ना हो। तो इसका मतलब है कि आपने उसकी डोमेन ही चेंज कर दी। डोमेन नॉलेज जब तक आपको नहीं है किसी भी सिस्टम का तब तक आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते या सॉफ्टवेयर बना ही नहीं सकते। जब तक आपको ये नहीं पता कि ऑनलाइन रिजर्वेशन कैसे होती है या हॉस्पिटल जो है वो कैसे काम करते हैं, तब तक आप एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बना सकते। इसीलिए सॉफ्टवेयर या डेवलपर को सबसे पहले वो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट जाके स्टडी करना पड़ता है कि यहाँ हॉस्पिटल के अंदर कैसे एक पेशेंट आता है, वो किन किन मराहिल से गुजरता है और कैसे एट दी एंड डिस्चार्ज होता है, कब्रिस्तान जाता है या घर वापस जाता है।
ठीक है, वो सारा प्रोसेस जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज और लास्ट चीज है जी कंट्रोल, मेजर एंड आइटरेट। जब आपने एक प्लान बना लिया, बनाने के बाद फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और ये नहीं होगा कभी भी कि आप वो प्लान बना के टीम को दे दें और ये चुप करके अपने एसी वाले कमरे में बैठ जाए कि जनाब टीम जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही होगी। नहीं, उसके लिए फिर आपको उस प्रोसेस को कंट्रोल करना पड़ता है, साथ साथ उसको मॉनिटर करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि क्या जो प्लान मैंने अपनी टीम को दिया था, टीम उस प्लान के मुताबिक ही काम कर रही है। आपने बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड किया कि जनाब ये सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल हम बनाने जा रहे हैं ट्रैवल एजेंट का, ये हम रेड मॉडल के थ्रू बनाएंगे। आपने अपनी टीम को वो डायरेक्शन दे दी कि जनाब ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है, ये सॉफ्टवेयर हम रेड मॉडल पे बनाएंगे, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल पे या स्पाइरल मॉडल पे बनाएंगे। तो कुछ अरसे बाद जब आप जाएं तो जनाब देखें तो वो मॉडल कहीं और पड़ा हुआ है और टीम अपनी मर्जी कर रही है, तो इसका मतलब आपकी उस प्लानिंग का कोई फायदा नहीं। तो आपको वो सारा कुछ जो है वो साथ साथ कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करने के बाद जब आप ये देख लें कि जनाब चीजें कैसे एग्जीक्यूट हो रही हैं, फिर इसको मेजर करेंगे। मेजर का मतलब कि जनाब जिसको आप कहते हैं कि जिसको ऑडिट करना कि सॉफ्टवेयर पहले कहाँ पे था अब कहाँ पे है। हमने मिसाल के तौर पे 1 माह के अंदर 2 कंपोनेंट डेवलप करने थे कि क्या वो 2 डेवलपमेंट हो गए हैं, अगर नहीं हुए तो इसका मतलब हम पीछे जा रहे हैं, ताकि नेक्स्ट मंथ जो है उसका एंड होने तक ना सिर्फ हम दूसरे माह का काम भी कर लें बल्कि पिछली जो डेफिशिएंसी थी वो भी पूरी कर लें। ये मेजर हो गया। और आइट्रेट है कि जनाब सम टाइम आपको चीजों को रिपीट करना पड़ता है। जैसे आपको याद होगा आइट्रेटिव मॉडल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, जैसे स्पाइरल मॉडल है। स्पाइरल मॉडल के अंदर चीजों चीजों जो उसकी नेचर जो आइट्रेटिव नेचर है कि उसमें आप फेजेस को रिपीट करते हैं बार बार। अगर आप में से किसी को उसकी डायग्राम याद हो तो आप रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, डिजाइन करते हैं, कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और ये काम फिर स्टार्ट कर देते हैं और ये काम बार बार करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, तब तक कि सॉफ्टवेयर जब एक कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं बन जाती। ये आइट्रेशन है, यानी कि साइकिल्स या रेपिटेशंस। तो जब चीजें आप बनाते हैं तो बनाने के बाद ये नहीं कि जनाब एक दफा आपने चीज चेक कर ली कि जनाब ठीक हो रही है, बस उसके बाद बैठ गए कि अब ठीक ही होगी। तो जनाब दूसरे महीने के बाद फिर आपने देखना है कि क्या वो चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं, यानी कि आपने उस प्रोसेस को आइटरेटिवली देखना है बार बार। तो ये डिफरेंट बेसिकली गाइडलाइंस थी कि एक जो री इंजीनियरिंग का प्रोसेस है ये किन किन मराहिल से गुजरता है, ये क्या स्ट्रेटजीज क्या हैं, किन स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है जी, आज हमने 2 चीजें देखी हैं, एक चेंजेस री इंजीनियरिंग के प्रोसेस के दौरान के चेंजेस के क्या टाइप्स हैं और री इंजीनियरिंग स्ट्रेटजीज के री इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे हम कंप्लीट करेंगे अगर आप बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं तो। और ये मैं फिर रिपीट कर दूं कि जब भी मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ या आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मैं आपसे बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहा हूँ बात, कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप एक टीम लीडर हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और आपके अंडर एक टीम काम कर रही है। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कोई इसमें कोई ऐसा कोई खास टेक्निकल चीज नहीं है। वैसे भी आपका 8वां सेमेस्टर है, मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा बच्चों की तरह डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें आपको आती हैं, मैं ये अज्यूम करता हूँ। ठीक हो गया जी? यस सर। जी अटेंडेंस मैंने इमेज ले लिया और इसको इंशाल्लाह अपलोड कर देता हूँ जल्दी। ठीक है।